बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने न्यू नावल स्टार्ट करना है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। आज बस थोड़ी सी लेट हो गई, थोड़ी बनी हुई थी टेंशन, इस वजह से थोड़ी सी मैं लेट हो गई। आप लोग अभी नावल स्टार्ट करते हैं, देन फिर बात करते हैं। वाह, कितना खूबसूरत है सब कुछ। वो अपने आप से बातें करती चली जा रही थी, इस बात से अनजान कि वो एंजॉय करते हुए कितनी दूर आ गई थी। वो ज़िंदगी में पहली बार गाँव आई थी। इसके अंदाज से ऐसे लग रहा था जैसे वो सब कुछ खुद में समाकर साथ ले जाएगी। लहराती हुई फसलें और खिले हुए फूल सब कुछ ही से फैसिनेट कर रहे थे। चहचहाते हुए परिंदे समा और खूबसूरत कर रहे थे। फैज़ान हुसैन अपनी बेगम सफ़िया, 2 बेटियों और 1 बेटे के साथ पहली बार गाँव आए थे। इन्होंने अपनी तायज़ाद से शादी की जगह पसंद की शादी की थी, जिस वजह से इन्हें घर छोड़कर जाना पड़ा। अब वो अपनी बीमार माँ की तीमारदारी करने आए थे। इनकी सबसे बड़ी बेटी स्मारा, जो अभी 3rd ईयर के एग्ज़ाम से देकर फ्री हुई थी, वो बहुत लापरवाह थी। इनकी दूसरी बेटी आयमा को पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं दिखता था, जो कि अभी 1st ईयर में थी। सबसे छोटा बेटा, जो 7वीं जमात का तालिब इल्म होने के साथ बड़ी बहन की शरारतों का शागिर्द भी था। ये स्मारा कहाँ पे है? फैज़ान साहब ने इसे कहीं ना पाकर आयमा से पूछा। बच्चों तो आते बाहर चली गई थी, वो कह रही थी कि इनको सब कुछ देखना है। उफ है, एक तो ये लड़की समझाया भी था कि गैर जगह जाकर ख्याल करे, पर हद है अगर ये सुन ले तो। फैज़ान साहब अपनी बेटी को ढूंढने बाहर चले गए। अरे वाह, ये फूल कितने प्यारे, बाबा को कहूँगी कि ऐसे फूल लाएं। अभी वो इस सोच में थी कि कुत्तों के भौंकने की आवाज़ पर वो इधर उधर देखने लगी। 3 कुत्तों का झुंड इसी की तरफ आ रहा था। इसे कुत्तों का और अंधेरे का फोबिया था। एक पल लगा इसे दूसरी सिमत भागने में। कुछ देर बाद इसने मुड़कर देखा तो इसके काफ़ी करीब थे। इसने रफ्तार मज़ीद बढ़ा दी। वो चीखते हुए भाग रही थी कि अचानक किसी से टकरा कर गिरी। इसने सर उठाकर सामने देखा तो बेहद हैंडसम शख्स को मतवजा पाकर इसे देखने लगी। इम्पॉर्टेंट जीन्स और शर्ट में वो हॉलीवुड का हीरो लग रहा था। काले बाल के साथ शेडो 5 o'clock गजब ढा रहा था। वो पाकिस्तानी तो नहीं लग रहा था। इसे देखते हुए वो बाकी सब भूल गए। वो था ही ऐसा। आर यू ओके? वो झुककर पूछने लगा तो एकदम होश में आकर इसे देखने लगी। और सांस संभालते इसने देखा तो सब कुत्ते इस अब पास ही बैठे इसे देख रहे थे। वो ज़रूर पालतू थे। इनको देखते वो झट से खड़ी हुई और इस 6 फुट 5 इंच के शख्स के पीछे छुप गई। डरो नहीं, ये काटेंगे नहीं। तुम इनसे जितना डरोगे ये तुम्हें इतना डराएंगे। ये कहते हुए वो इनमें से एक के सर पर हाथ फेरने लगा। वो खड़ी खौफ से ये सब देख रही थी। अब अपना सांस बहाल कर रही थी। समारा ने इसे खुद को देखते हुए कुत्तों को प्यार करते देखा तो अपना खौफ छुपाने के लिए इसे बोलने लगी, क्या ये आपके कुत्ते हैं? जब सामने से जवाब नहीं मिला तो मजीद गुस्से में आकर कहने लगी, क्या ये कोई तरीका है जानवरों को पालने का कि जिसे देखा इसके पीछे लग गए? वो मजीद बोलने वाली थी कि एक तरफ से एक आदमी की आवाज़ आई, अरे साहब आप यहाँ आए, मुझे बुला लिया होता। इस हॉलीवुड के एक्टर से मुखातिब था। नईम, इस लड़की को हमारे कुत्तों ने परेशान किया, आप इनसे पूछकर इनके घर छोड़ें। इसका जवाब देने की जगह इसने अपनी बात कही थी। अरे ऐसे कैसे, कोई माफ़ी होती है? आपको ऐसे जानवर कैद में रखने चाहिए। समारा ने फट से कहा। समारा की बात सुनते ही इसने नज़रों से इसे देखा कि वो बेख्तियारी कुछ कदम पीछे हट गई। पता नहीं ऐसा क्या था जो इसे इतना खौफसदा कर गया। चलो बेटी, मैं तुम्हें छोड़ आऊँ, नईम ने फ़ौरन से कहा और वो बस जी कहकर इनके साथ चल पड़ी। चल बहुत ही अम्मी ना पानो संभाल लेगा, जिद्दां भी उन्हें कुत्ते रखने होए तू अपने घर चली जा। स्मारा को नईम के साथ जाते हुए इसने तब तक देखा जब तक वो आंखों से ओझल ना हो गई थी। इनके जाने के बाद फिजा में 3 बार गोलियों की आवाज़ गूंजी। किनू मार देता? क्या मिल गई वो आपको? सफ़िया बेगम ने अपने शौहर से पूछा, जिस पर इन्होंने नामे सर हिलाया। आ जाइए, छोड़ूंगी नहीं आज इसे, और आप मुझे रोकेंगे नहीं। वो परेशानी के आलम में बड़बड़ाने लगी। अम्मी बच्चों आ गई, हमजा इन्हें सेन से इतला देने आया था। दोनों मियाँ बीवी रब का शुक्र अदा करते बाहर को लपके थे। अरे अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, गुस्सा क्यों होती हो? सफ़िया बेगम ने एक और जूता छोड़कर मारा था इसे, और इसे भी वो डॉज कर गई। मैं कहती हूँ कहाँ थी तू? अम्मी बताया तो है, चलते वक्त दूर निकल गई थी और मेरे पीछे कुत्ते पड़ गए थे, और इन कुत्तों से बस्ती में बहुत दूर निकल गई। आप तो जानती मुझे कुत्तों से कितना डर लगता है। सब घर वाले जानते थे कि मैं इनसे बहुत डरती थी, और इसकी वजह थी बचपन में इसे एक बार कुत्ते ने बहुत बुरी तरह काटा था। कुत्तों का सुनते सफ़िया बेगम अपना गुस्सा भूल गई, इसे पास बुलाकर देखने लगी। आखिर माँ थी, ज़्यादा देर गुस्सा कैसे रहती? सही बात है। आज आप लोगों को पता है, आज मैं आप लोगों को ये देते वक्त ना अपना खून मच्छरों को जो दे रही हूँ ना, मच्छरों का डिनर चल रहा है इस टाइम। हमारी लाइट चली गई है और मच्छरों का फिर डिनर चल रहा है इस टाइम। आधी रात का वक्त था। वो अकेला हवेली में खड़ा गहरी सोच में था। इस जगह की
हर चीज़ को इस औरत ने छुआ होगा। वो जितना ही सोचता इस पर इतनी वहशत तारी होती जाती। साहब जी, आपने जो कहा मैंने वैसे कर दिया, पर आप एक बार फिर सोच लें। अगर मुझे मशवरे की ज़रूरत होती तो मैं पूछ लेता, इंतहाई गज़बनाक आवाज़ में जवाब आया। मैं इस जगह की हवा में एक बार भी और सांस नहीं लेना चाहता। ये कहते हुए बाहर चल पड़ा। तो ना ले, तो कुछ हो जा किसी पास जाके, ऐसे कौन है? लोग परेशानी के आलम में इधर उधर भाग रहे थे। गांव के और भी बहुत से अफराद मदद के लिए आए थे। आग सारी हवेली में लगी थी और बहुत तेज़ी से फैली थी। कोई नहीं जानता कि आग कैसे लगी, सिवाय 2 लोगों के, जो शोर से दूर रात के अंधेरे में ये सब देख रहे थे। साहब जी, अब क्या आप वापस चले जाएंगे? मुझे यहाँ भी एक और काम है, इसके बाद चला जाऊँगा। साहब जी, मैं नहीं जानता कि इसकी क्या वजह, पर आप यहाँ के इकलौते वारिस हैं। आपके दादा की वफ़ात के बाद भी मुलाजिम यहाँ काम करते थे और इनका रोज़गार अब छिन गया। अब इस सब का क्या होगा? वो इसका जवाब दिए बगैर गाड़ी की तरफ बढ़ गया और नईम भी एक ठंडी सा आह भरते हुए इसके पीछे चल पड़ा। आग की खबर सारे गांव में फैल गई थी। शहर से आग बुझाने की टीम आई थी। आग बुझा तो दी थी, पर अब बस जला हुआ मलबा बचा था, लेकिन कोई जानी नुकसान ना हुआ। सब मुलाजिम परेशान थे कि अब क्या होगा। गांव के सब लोग बरसों पुरानी हवेली का आखिरी हाल देखने गए थे और अफसोस करके वापस जाते रहे। कल रात हवेली में लगी आग भड़क उठी। वजह किसी को मालूम नहीं, पर अब बस मलबा बचा है। मैं अभी देख के आ रहा हूँ। हुसैन साहब अपने बेटे फैज़ान और इसके घर वालों ने पूछा। ओहो, बहुत अफसोस हुआ, पर मेरे ख्याल से तो इस हवेली की मालकिन अमेरिका रहती है। अब तो इनका एक इकलौता बेटा ही शहर और गांव में सारी जायदाद का वारिस है। बाबा चंद, क्या हम भी जाएं? मुझे भी वो जगह देखनी है, हमसा ने पूछा। अरे तुमने जला हुआ मलबा देख के क्या करना है? फैजान साहब ने कहा। अरे जाने तो, बच्चों को इसी बहाने गांव भी देख लेंगे। ये सुनते ही हमजा और समारा ने वी लव यू दादा जान का नारा लगाया और आयमा को भी लेकर बाहर भागे थे। ऑन को पुलिस ने बुलाया था। इस जगह का वारिस होने की वजह से कुछ मामलात पर बात लाजमी थी। अब नईम से वापस ड्राइव कर रहा था जहाँ वो इतने दिनों से ठहर रहा था कि अचानक एक लड़की इनकी गाड़ी के सामने से गुजरी और इसने गाड़ी रोक दी। लड़की ने पीछे मुड़कर कान पकड़कर माफ़ी मांगी और दोबारा आगे बढ़ गई। नईम, ये वही लड़की है ना जिसे कल मैंने आपको घर छोड़ने को कहा था? जी साहब, ये वही है। कौन है ये? ऑन ने पूछा। यहाँ की नहीं है साहब, कोई मेहमान होगी। नईम ने ऑन को देखा, जो अभी भी वो जगह देख रहा था जहाँ वो लड़की गायब हुई थी। नईम जहाँ अपने मालिक की फर्माबरदारी कर रहा था, वहीं वो इस शख्स से खौफज़दा भी था। वो कब क्या सोचता था समझ नहीं आता था, ना ही कभी मुस्कुराया था। चेहरे से अभी पढ़ना नामुमकिन था। शायद यही वजह थी कि वो अमेरिका का एक मशहूर बिजनेस टाइकॉन था। पाकिस्तान पहली बार आया था और कुछ दिन बाद वापस जा रहा था। इदां दी हस्तियां ना ही आन पाकिस्तान दे भी सुकून रहेगा मेरा ख्याल। बेली नूं सीधा अपनी बेली नूं अग लगा के आ गया, हद नहीं हो गई। इसकी अगली बात ने नईम को हैरान कर दिया। यहाँ पाकिस्तान में शादी का क्या मेरिट है नईम साहब? यहाँ लड़के के घर वाले लड़की के घर जाके इसके माँ बाप से लड़की का हाथ मांगते और बाहमी मशवरे से रिश्ता तय होता है। ओ आई सी। मैं चाहता हूँ आप इसके घर मेरी तरफ से शादी का पैगाम लेकर जाएं। इसकी बात नईम को और हैरान कर गई और इसे उनकी वालदा याद आ गई। वो भी ज़िद्दी और अपनी मर्ज़ी की मालिक थी। माँ बाप की इकलौती औलाद थी, हर ख्वाहिश पूरी होती थी। अमेरिका पढ़ने गई और एक इटालियन से मोहब्बत हो गई। माँ बाप ने खामोशी साथ ली और इससे शादी हो गई। वो एक वजीर और ख़ानदानी अमीर शख्स था। ऑन की ख्वाहिश के मुताबिक नईमी से शाम हुसैन साहब के घर पहुंच गया। अरे नईम, तुम यहाँ कैसे? हुसैन साहब ने देखते पूछा। वैसे ही यहाँ से गुजरता तो सोचा मिलते जाऊँ। सुना आपका बेटा आया हुआ है शहर से। इतने में फैज़ान भी आ गई। यह है मेरा बेटा, अपने सब बाल बच्चों समेत आया। अच्छा, तो ये आपका बेटा? नईम ने मिलते हुए कहा। अरे नईम, ये तो बताओ हवेली में आग कैसे लगी? बस क्या बताऊँ, अभी तक कुछ पता नहीं लगा। मैंने सुना था कि हवेली का मालिक भी आया हुआ है। हुसैन ने पूछा। जी वो भी आए हैं, बहुत ही काबिल इंसान है। सिर्फ 35 साल की उम्र में उन्होंने जो कामयाबी हासिल किया वो काबिल तारीफ़ है। बल्कि मैं इन्हीं का एक पैगाम लाया हूँ। ये सुनते ही हुसैन और फैज़ान एक दूसरे को देखने लगे। अच्छा, क्या पैगाम लाए हो? पूछा गया। वो असल में ऑन साहब आपकी बेटी समारा से शादी के ख्वाहिशमंद है। अगर इनके माँ बाप में से कोई ज़िंदा होता तो वही आता। अरे ये क्या कह रहे हो? वो समारा को कैसे जानता है? एक दो बार गांव में चहलकदमी करते देखा तो पसंद आ गई होगी बच्ची। वो तो ठीक है, पर हम तो जानते भी नहीं कि कैसा इंसान है, क्या किरदार है इसका, हलाल कमाता है या हराम। आखिर ये मेरी बेटी बच्ची का सवाल है। आपके सवाल जायज़ है, लेकिन जब से वो यहाँ है मैं इनके साथ हूँ। कम को है लेकिन साफ किरदार के। होटलों का कारोबार है। आपको फौरी जवाब नहीं देना, कुछ वक्त सोचकर जवाब दे दे। जवाब ही दे दे, ये कहकर नई माँ से चला कर इन दोनों को गहरी सोच में डाल गया। क्या मैंने जो कहा था वो आपने किया? नहीं जी साहब, मैं किया था, पर इनको कुछ वक्त चाहिए फैसले के लिए। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। मुझे जल्द से जल्द वापस जाना। खैर अब तुम जाओ, कल मुलाकात होगी। जी साहब। अरे रुको, तुम्हें कुछ देना था, ये लो।
ये क्या साहब, मैं अनपढ़ हूँ। यह हवेली के कागजात हैं, वो जगह अब तुम्हारे और मुलाजमीन के नाम है, तुम लोग जो चाहो वो कर सकते हो। ये आप क्या कह रहे हैं साहब, हम सबके नाम? आंखों में आंसू लेकर कांपती आवाज़ में पूछा गया। हाँ, वो जगह मेरे किसी काम की नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम लोगों के कुछ काम आ जाए। पर साहब, वो तो करोड़ों की जगह, बेयकीनी से पूछा गया। नहीं, मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं सारी ज़िंदगी लुटाता रहूँ तो भी ख़त्म ना हो। अच्छा, एड्डी दौलत है? थोड़ी जी फिर इधर भी सानू भी दे दे, कोई मेरे लिसनर्स को भी दे दो, कोई कुछ चल करोड़ ना दे, लखां दे विच दे दे, चल तू हज़ार भी दे दे सानू, कुछ मैनू दे, कुछ मेरे लिसनर्स नू दे दे, फिर एड्डी तेरे को दौलत है तो सारी ज़िंदगी तू लुटांदा रहना। अब तुम जाओ। नईम को तो अपनी किस्मत पे यकीन नहीं आ रहा था, कोई इतना सखी आजकल के ज़माने में कैसे हो सकता था। यही सोचता हुआ वो वहाँ से चला गया। नईम अगले दिन वापस फैज़ान साहब से मिलने गए थे। अरे नहीं, मैंने तो अभी इस बारे में तफसील से नहीं सोचा। अरे मैं कहता हूँ सोचने में वक्त मत ज़ाया करे, वो तो बहुत सखी इंसान है। ये देखे, इसने हवेली की ज़मीन हम सब मुलाजमीन के नाम कर दी है। अरे जिसे गैर की इतनी फिक्र हो वो अपनी बीवी का कितना ख्याल रखेगा। राज करेगी आपकी बेटी, राज। ये क्या कह रहे हो, झल्ले तो नहीं हो गए? ज़रा देख फैज़ान, क्या ये सच कह रहा है? फैज़ान साहब ने कागजात देखकर बाप से कहा, ये सच कह रहा है, मगर वो ऐसे करोड़ों तुमको सबको क्यों देगा? अरे फरिश्ता है वो, फरिश्ता, रब इसे हमेशा खुश रखे। किस्मत वाली है तुम्हारी बेटी। नहीं, मैं उनको दुआएं देता वहाँ से चला गया। तैनू जो ज़मीन मिल गई तेरे वास्ते तो दुनिया का चंगा तरीन होई है, तो जी हवेली साड़ी क्यों सी फेर है, तो मतलब दसो मैनू। अरे फैज़ान, पता तो करो इस ऑन के बारे में, अगर ये वाकई ऐसा तो हमें इस बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए। जी अब्बा जी, अब तो वाकई पता करना होगा। हमजा को बुलाकर इंटरनेट से जितनी हो सके इनकी इतनी मालूमात इकट्ठी की गई थी। इसकी उम्र 35 साल थी। बाप के बिजनेस को इसने कम उम्री में संभाला था और अब इंटरनेशनल लेवल पे पैराडाइज नामी होटल चेन थी। बाप बचपन में ही एक हादसे में गुजर गया था और माँ भी 15 साल पहले अचानक चल बसी। वो अपने बिजनेस के अलावा बहुत बड़ी रकम में चैरिटी करने की वजह से भी मशहूर था। हर जगह पर इसकी तारीफों ने फैज़ान साहब को मुतासिर किया और सफ़िया बेगम से मशवरे के बाद नईम को फ़ोन करके शाम को ऑन के आने की भी दावत दी गई थी। बज्जो मेरी जाएगी पिया घर, बज्जो मेरी, हमजा समारा के चक्कर लगाते गुनगुना रहा था। अरे क्या हो गया, क्या ऑल फॉल पक रहे हो? तंग आकर पूछा गया। बाबा जान आपकी शादी करने वाले, कल बुलाया आपके होने वाले शौहर को। समारा जो सोई भी दादी की टांगें दबाने में मसरूफ़ थी, फ़ौरन उठ खड़ी हुई। ये तुम क्या कह रहे हो और क्यों कह रहे हो? बस अम्मी अब्बा और दादा जान की बातें सुनकर आ रहा हूँ, और पता है इसकी मालूमात भी कर चुका है। कौन है, कहाँ से है, कैसा है, बताओ मुझे, ये तो आपको कल पता लग जाएगा। कहते हुए हमजा कमरे से बाहर भागा और समारा भी इसे रुकने का कहते हुए पीछे भागी। समारा की रात आंखों में कटी थी। अम्मी बाबा समेत कोई इसे कुछ बताने को तैयार न था। कौन है वो, क्या यहीं का है, मैं यहाँ कैसे रह पाऊँगी, क्या होगा कल, यही सब सोचते हुए वो रात गुजर गई। सुबह का निखरा हुआ उजाला होने लगा और इसी के साथ इसकी ज़िंदगी का एक नया बाब शुरू होने वाला था। शाम हो चुकी थी। घर में सब नईम और ऑन मिर्ज़ा का इंतज़ार कर रहे थे। अस्मारा, आयमा को हमजा भी छुप छुप कर इसकी राह देख रहे थे। ऑन और नईम इस छोटे से घर के सामने पहुंच चुके थे। घर में दाखिल होते सबका ध्यान ऑन की तरफ खुद ब खुद हुआ। इसकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी थी जहाँ ज़्यादातर लोग इसकी तरफ मतवज्जा हुए बगैर नहीं रहते थे। अस्सलाम वालेकुम, ऑन ने बुलंद आवाज़ में सबसे सलाम लिया था। अरे आओ आओ बेटे, फैज़ान साहब ने आगे बढ़कर इसे गले लगाया था और फिर इसे लेकर एक कमरे में बढ़ गए। हुसैन साहब और सफ़िया भी साथ थे। वाओ मेस्मराइजिंग, आयमा के मुंह से उनको देखकर बेख्तियार निकला। समारा ने आयमा की तरफ देखा जो अभी भी मुंह खोले ऑन को देख रही थी। समारा ने गुस्से से इसकी चुटकी काट कर होश दिलाया था। आउच, सॉरी बच्चों, आप तो जेलस भी होने लगी। चुप करो, मुंह बंद करो, सलाब लाएगी क्या? समारा की तरफ से बड़ी बहन होने का फ़र्ज अदा किया गया। ही करते ही आयमा ने अपने मुंह से टपकती लाल को साफ किया। वो तीनों छुप कर ऑन को देख रहे थे जब कमरे की तरफ बढ़ गया था। एडा भी की तोप शै के मुँह च लाइयाँ आ गई, दो फिट्टे मुँह तुहाडे। ये तो वही है जिससे मैं इस दिन टकराई थी। क्या बाबा इससे मेरी शादी करना चाहते हैं? समारा के दिल में तो लड्डू फूट रहे थे। ऑन साहब, मुझे नईम के ज़रिए आपका पैगाम मिला। जहाँ मैं आपसे मुतासिर हूँ वहीं मैं ये बात नज़रअंदाज नहीं कर सकता कि आपके बारे में हम कुछ नहीं जानते। आपकी परेशानी जायज़ है। अगर आपको खौफ है कि मैं आपकी बेटी को खुश नहीं रखूँगा तो आप ये सोच ख़त्म कर दें। मुझसे ज़्यादा खुश इसे कोई नहीं रख पाएगा और मेरे साथ इसे कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर डर इस बात का कि मैं शराब या जुए जैसी चीज़ का आदी नहीं हूँ तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि मैंने इसे कभी छुआ तक नहीं। और जहाँ तक जुए की बात है तो अगर मैं इसका आदी होता तो मेरा बैंक बैलेंस आज ज़ीरो होता। इंतहाई इत्मीनान से एक ही बार में तमाम खदशे दूर किए गए थे और इन सब के चीज़ों से चेहरों से वो मुतमिन भी लग रहे थे। वो लाखों डॉलर्स को डील करने वाले के लिए इन सादा लोगों को मुतमिन करना बहुत आसान था। ये तो ठीक है, पर समारा भी पढ़ रही है। जब तक इसकी ग्रेजुएशन नहीं हो जाती मैं इसकी शादी नहीं कर सकती। हुसैन और सफ़िया ने भी हामी भरी थी। कितना वक्त है इसमें? 1 साल, जवाब सफ़िया ने दिया।
मुझे इससे कोई मसला नहीं, लेकिन मैं निकाह जल्दी होने पर स्टार्ट करूँगा। कितनी जल्दी? हुसैन साहब ने इस्तफसार किया। 2 दिन बाद मेरी वापसी की फ़्लाइट है, तो इससे पहले। क्या? इतनी जल्दी? ये सब मेरे लिए नामुमकिन है। मैं एक मिडिल क्लास इंसान, इतनी जल्दी ये सब नहीं हो सकता। अगर आप रजामंदी का इजहार कर दे तो निकाह की सब तैयारी मैं करना चाहूँगा। नहीं नहीं, आप जैसा मुनासिब समझे, हम परसों निकाह के लिए तैयार हैं। हुसैन साहब ने अपने बेटे की बात काट कर बोला। पर अब्बा जान, मैंने कहा ना हम तैयार हैं। हुसैन साहब ने फिर से अपनी बात पर जोर देकर कहा, जिससे फैज़ान को खामोश होना पड़ा। फिर तू करा ला। कई सालों की रियासत के बाद इन्हें अपने माँ बाप का साथ दोबारा मिला था। फैज़ान साहब को इनके वालिदैन इतने अरसे बाद मिले थे। वो भी इन्हें खोना नहीं चाहते थे, इसलिए खामोशी इख्तियार करने बेहतर जाना। सफ़िया ने समारा को चाय बनाने का कहा था और वो सबके लिए चाय बना रही थी। आयमा भी साथ थी। इसने समारा को एक कप में नमक मिलाते देखा तो फ़ौरन बोली, अरे बच्चों, ये क्या कर रही हैं? चाय बना रही हूँ। समारा ने भी दुनिया जहाँ की मासूमियत चेहरे पर सजाते हुए कहा। मगर अगर मगर छोड़ और रास्ता दो मुझे। वो आयमा को रास्ते से हटाती चाय की ट्रे लेकर आगे बढ़ गई। समारा ने कमरे में दाखिल होते ही सबसे सलाम लिया और उनको नज़रें बचाकर देखने लगी और साथ ही सबको चाय पेश करने लगी। नमक वाला कप ऑन के सामने रखकर खुद एक तरफ खड़ी होगी। जैसे ऑन ने नमक वाली चाय का एक घूंट भरा, इसका हलक नमक से कड़वा हो गया, जबकि समारा खड़ी दिल में खुद को दाद देने लगी। ऑन ने अपनी नज़रें घुमाकर तब से पहली बार समारा को देखा। इसकी नज़रों में मौजूद गुस्सा देखकर समारा की सारी खुशी हवा होगी। इसने खुद को काबू में रखने के लिए अपनी मुट्ठी को ज़ोर से बंद कर रहा था। इसकी नज़रें साफ तौर पर समारा को ऐसी हरकत दोहराने से मना कर रही थी। जब समारा मजीद इसकी नज़रों की ताब न ला सकी तो नीचे देखने लगी। शर्मिंदा सी बाहर निकल गई। लाख लानत तेरे ते, वैसे तो तेरा विआह करन ते भी राजी हैं, सारे कुछ ते राजी हैं, ते हुण उन्होंने नमक वाली चाह बना के दे रही। लाख लानत। इधर ही शरारत तो मुझे सख्त नापसंद है। ये क्या शरारत हो गई भाई? ये तो चवल है सिर्फ सीधी सीधी। और ने फैज़ान साहब के साथ जब सब कुछ तय कर लिया तो नईम के साथ वापस आ गया। इसे समारा की हरकत पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर बर्दाश्त कर गया। अगर इसने अगर शादी के बाद की होती तो इसे इसकी सज़ा देता कि वो फिर ऐसा करने के सोच से भी कांप उठती। मम्मी मम्मी प्लीज़ मत करे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। 5 साल का बच्चा शिद्दत से रोते हुए अपनी माँ से इल्तिजा कर रहा था, जबकि इसकी माँ अपनी धुन में खोई इस बच्चे के बाजू पर छुरी से कुछ लिख रही थी। आह मम्मी प्लीज़ बस कर दे। वो ज़ारों की तरह रोता अपने छोटे से दूसरे हाथ से आंसू साफ करके फिर से जल्दी से वो हाथ अपनी कमर के पीछे छुपा लेता कि कहीं इसकी माँ वो हाथ भी ना पकड़ ले। बट मम्मी लव्स यू, डोंट यू लव मम्मी? यस यस आई लव यू मम्मी, बच्चे की तरफ से रोते हुए कहा गया। तो फिर मामा को कैसे पता लगेगा तुम इससे प्यार करते हो? इसके दर्द आंसू कलाई से बहते खून से लापरवाह बस फिर से अपने काम में लग गई। वो 2 दिन कैसे गुजर गए, निकाह का वक्त भी आ गया, किसी को पता भी न चल लगा। उन्होंने अपने वादे के मुताबिक हर चीज़ का इंतज़ाम किया था। समारा के लिए खूबसूरत जोड़े का इंतखाब इसने खुद किया। दादी के कमरे में समारा का निकाह पढ़ाया गया। मुबारक के बाद मेहमानों की तवाज़ा की गई। समारा जहाँ बाकी सबके साथ अपनी किस्मत पर रश्क कर रही थी, वहीं एक अनजान खौफ इसके दिल में घिर कर बैठा था। सफ़े बेगम तो खुशी से फूले न समा रही थी। इसके बाबा और बाकी सब भी तो बहुत खुश थे। किसी ने ना सोचा था कि इसकी किस्मत इतनी तेज़ निकलेगी। शायद वो फजूल ही खदशे पाल रही थी। इसने जहन से अपने ख्यालात को छटका और खुद भी इनके साथ खुश होने लगी। अगले दिन ऑन की वापसी थी। सब घर वालों के साथ वो भी आई थी लाहौर एयरपोर्ट। जब इसकी फ़्लाइट का वक्त आया तो वो सबसे मिलकर टर्मिनल की तरफ बढ़ गया। सिर्फ समारा से ही तो नहीं मिला था। अरे ये क्या बात हुई? सबसे मिला, मुझसे नहीं? हाँ हाँ, मैं लगती कौन हूँ मौसूफ़ की? हाथ से आंखें रगड़ते हुए खुद से हम कलाम थी। अपने दिल को बहलाते हुए गाड़ी में बाकी सबसे पहले आ बैठी। नईम भी पीछे चला आया था। बीबी जी, इस साहब ने मुझे आपको देने को कहा। वो सुर्ख रंग की एक डिब्बिया इसकी तरफ बढ़ा रहा था। समारा ने जब इसे खोला तो अंदर एक खूबसूरत कीमती घड़ी थी। साथ में एक कार्ड भी था जिस पर खूबसूरत लिखाई में वेट फॉर मी लिखा था। इसने वो घड़ी फ़ौरन निकाल कर पहन ली। एक ही लम्हे में वो घड़ी इसके कितनी अहम हो गई थी और बाकी सब भूल गई। और पता भी न चला कि इसे कि ऑन का इंतज़ार तो तभी से करने लगी थी जब वो इसकी नज़रों से ओझल हुआ था। अच्छा जी। ऑन जब सीटल एयरपोर्ट पर पहुंचा तो अपना सामान लेकर बाहर की तरफ बढ़ने लगा। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो शादी कर चुका है। पहली नज़र में उसे बहुत प्यारी लगी थी। काले घने बाल, लीली आंखें, जिन्हें देखते हुए उसका असीर हो गया था। कद में वो बस 5 फुट थी, लेकिन इसकी खूबसूरती ये कमी पूरी कर देती थी। उनको उम्मीद थी कि कोई इसे लेने आया होगा। वो कोई जाना पहचाना चेहरा ढूंढ रहा था जब वो एक आवाज़ से चौंक कर इसकी तरफ बढ़ गया। हे क्रिस्टोफर, व्हाट आर यू डूइंग हियर? इसने आगे बढ़कर इससे पूछा। मैं तुम्हें पिक करने आया हूँ। क्यों? और डाइगो कहाँ है? वो क्यों नहीं आया? असल में मुझे तुमसे काम है, इसलिए तुमसे मिलना था, तो सोचा तुम्हें पिक कर लूँ। क्या काम है? और ने बाहर जाते हुए पूछा। असल में जुनिया होटल है, इसमें केटरिंग सर्विस का कुछ मसला है और इनका कहना है वो तुमसे मिलकर ही हल होगा। अगर ऐसे छोटे मोटे मसले भी मुझे ही हल करने हैं तो तुम लोगों की क्या ज़रूरत है मुझे? असल में हुआ कुछ ऐसे कि इस कंपनी की सीईओ एक बहुत खूबसूरत लड़की है और इसे इम्प्रेस करने के चक्कर में मैंने ये कह दिया कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तो इस लड़की ने अब ज़िद्दी पकड़ ली कि तुम इससे मिलो।
ऑन के उठते हुए कदम एकदम रुक गया और वो क्रिस्टोफर को देख कर कहने लगा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हम दोस्त नहीं हैं, तुम सिर्फ मेरे कोलीग हो, समझे? ओके बॉस, पर इससे मिल लो, आई एम श्योर यू विल लाइक हर। आई एम मैरिड क्रिस्टोफर। वॉट? वेन? वाई? टू होम? बस कल ही? क्या मतलब बस कल ही? मतलब तुम्हें वक्त पर पता लगेगा और इस बारे में किसी से बात नहीं करोगे तुम, वरना ये मीडिया फजूल में पीछे पड़ जाती है। और हाँ, ये केटरिंग वाला मसला संभालो, वरना अपने लिए कोई नई जॉब ढूंढ लो। कहते हुए वो गाड़ी में बैठ गया। फैजान साहब कुछ और दिन गांव में रहकर अब वापस फैसलाबाद आ गए थे। समारा को लगा कि ऑन इसको अमेरिका जाकर कॉल करेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो वो फिर बहुत उदास रहने लगी। इसने कभी ना सोचा था वो किसी को इतना चाह सकती है। अल्लाह ने वाकई बहुत ताकत रखी है निकाह के 2 बोल में। इसने अपनी फ्रेंड्स को भी बताया, कॉलेज स्टार्ट होने के बाद इनको ट्रीट देने का प्रॉमिस भी किया। ऑन का फ़ोन तो नहीं आया, लेकिन समारा के लिए इसकी तरफ से हर माह पैसे ज़रूर आने लगे। वो कॉलेज के क्या वो इसकी जिम्मेदारी थी। पहले तो फैजान साहब ने इनकार किया, फिर मान नहीं पड़ा। इन तीनों की फ़ीस इस पैसों से अदा की जाने लगी और समारा खुश थी कि इसे जो पसंद आता वो ले लेती। पॉकेट मनी भी काफ़ी बढ़ गई थी। फैजान साहब की एक छोटी सी दुकान थी। इन पैसों के आने से इन्हें काफ़ी आसानी होने लगी थी। कॉलेज दोबारा स्टार्ट हुए और वक्त अपनी रफ्तार से गुजरने लगा। 6 महीने कैसे गुजर गए किसी को पता न चला। अब समारा को एक नई टेंशन होने लगी, वो अपने घर वालों को छोड़कर नहीं जाएगी। सफ़िया बेगम इसकी उदासी समझ गई और समझाने लगी कि एक दिन तो ऐसा होना ही था। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया। एग्ज़ाम शुरू होने में सिर्फ 1 हफ्ता रह गया। समारा की सब क्लास फेलो ने इसी शाम फ्राइड चिक्स जाने का प्रोग्राम बनाया, तो समारा कैसे पीछे रहती, वो भी तैयार होकर चलेगी। स्टूडेंट्स ग्रुप की शक्ल में मौजूद थे। सब लड़के लड़कियां आखिरी दिन एंजॉय कर रहे थे। वो भी अपनी फ्रेंड्स के साथ मसरूफ़ थी कि इसका एक क्लास फेलो अली आकर घुटनों के बल इसके कदमों में बैठ गया। समारा और इसकी फ्रेंड्स हैरानगी के मारे कुछ न कर पाई। सब लोग इनकी तरफ मतवजा होने लगे तो समारा ने होश संभालते हुए इससे कहा, ये क्या कर रहे हो अली, उठो यहाँ से, सब देख रहे हैं। सब देख रहे हैं तो देखने दो, मैं तुमसे बहुत अरसे से अपने दिल की बात कहना चाहता था। देखो, तुम्हें जो भी कहना खड़े होकर बात करो। जब वो नहीं माना तो समारा खड़ी होकर पीछे हटने लगी तो अली ने इसका बाजू पकड़ लिया। जो पहले शर्मिंदगी से सुर्ख हो रही थी अब गुस्सा होने लगी। ये क्या बेहूदगी है, छोड़ो मुझे। छोड़ देता हूँ, लेकिन मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हें पहले दिन से चाहता हूँ, हमेशा तुम्हें बताना चाहता था पर हिम्मत ना हुई, पर मैं आज का दिन मिस नहीं करना चाहता। मेरा निकाह हो चुका है, अब छोड़ो मुझे। अली ये सुनकर हैरानगी से खड़ा हो गया। ये क्या कह रही हो तुम? इसके निकाह की खबर इसके करीबी दोस्तों के अलावा किसी को नहीं थी, इसलिए सबके लिए ये बात नहीं थी। तुम झूठ कह रही हो। मुझे कोई ज़रूरत नहीं झूठ कहने की, हाथ छोड़ो मेरा तुम। अब ये बात हो रही थी कि समारा का फ़ोन बजने लगा। अली शर्मिंदा सा पीछे हट गया। समारा ने गुस्से में फ़ोन बिना देखे उठाया और इसी गुस्से में हेलो बोली। जब कुछ देर थोड़ी सी तरफ से जवाब न आया तो वह काल काटने लगी, पर एकदम आवाज़ सुनकर रुक गई। अपना सामान उठाओ और घर जाओ। एक एक लफ्ज़ नहायत ठहर ठहर कर गुस्से से बोला गया। वो उनकी आवाज़ फ़ौरन पहचान की, लेकिन जिस तरह उनने से घर जाने का कहा, इसे लगा इसका सारा खून जिस्म से निकल कर अपना वजूद ठंडा पड़ता महसूस हो। वो मैं एक लफ्ज़ नहीं, इससे पहले कि वो लड़का अपनी आखिरी सांसें ले, अपना सामान उठाओ और घर जाओ। समारा को कब कभी तारी होगी, कितनी शिद्दत थी उनके लहजे में। इसने कांपते हाथों से अपना बैग उठाया और बाहर को निकलने लगी। इसकी फ्रेंड्स इसे पूछती रही, पर इसने किसी को भी जवाब नहीं दिया और रिक्शे में आकर बैठ गई। कुछ देर बाद जब इसकी हालत सुधरी तो इसके दिल में सवाल पैदा हुआ कि ऑन को कैसे पता लगा, क्या वो पाकिस्तान में है? ये सोचकर इसने अपना कॉल लॉग चेक किया तो नंबर अमेरिका का ही था। इस बात ने इसे मजीद परेशान कर दिया। वो अमेरिका में होकर इसके हर कदम से वाकिफ था। और मैंने तो लग रहा जी घड़ी पाई है ना, घड़ी का गड़बड़ा दिया, कुछ तो गड़बड़ा। और घड़ी दे उन्होंने पता लगा। जब वो घर पहुंची तो कपड़ा बदल कर सीधा सोने के लिए चलेगी। सबको यही कहा कि इसे नींद आ रही है, पर नींद तो इसकी आंखों से कोसों दूर थी। सारी रात बस ऑन की बातें सोचती रही। अगली सुबह से फैजान साहब ने अपने पास बुलाया। वो परेशान थी कि शायद अली वाला वाक़या ने पता लग गया, लेकिन बात कुछ और ही निकली। देखो बच्चे, कल रात ऑन का फ़ोन आया था। क्या? ऑन का क्या किया? क्या कहा उन्होंने? इसका कहना है कि वो इस हफ्ता पाकिस्तान आ रहा और चाहते रुखसती हो जाए। क्या कह रहे हैं आप बाबा? पर मेरे एग्ज़ाम्स। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ, मैंने इसे बहुत मुश्किल से मनाया और वो तुम्हारे पेपर्स ख़त्म होने तक मान गया। अब जिस दिन तुम्हारा आखिरी पेपर है, इसी रात तुम्हारी मेहंदी और अगले रोज़ बारात और शाम को वलीमा और इसी रात तुम्हारी अमेरिका फ़्लाइट है। पर पापा इतनी जल्दी? हम भी वक्त चाहते थे, पर तुम्हारे शौहर की यही मर्ज़ी है। और हाँ, वो चाहता है कि तुम अब सिर्फ कॉलेज और वहाँ से सीधा घर आओ जब तक शादी नहीं होती। पता नहीं अमेरिका में रहकर भी ऐसी बातें कहाँ से आती हैं इसके ज़हन में। ये कहते वहाँ से चले गए और सफ़िया बेगम समारा को समझाने लग गई। अगले रोज़ वो कॉलेज पहुंची तो अपनी फ्रेंड्स को सारा किस्सा सुना दिया। तो इसकी फ्रेंड्स ने इसकी परेशानी को बेजा का और समझाया कि ऑन असल जेलस हो गया होगा। ये सुनकर समारा पुरसुकून होगी। वो खुश थी कि ऑन इससे गाफिल नहीं था। चलो कल तो तेरी सही आ, लेकिन एड्डी दूर बैठ के भी सारी नज़र रखी हुई दे रहे थे। कोई घर में से बढ़िया ऑन दी। आखिर एग्ज़ाम्स भी शुरू हो गए। वो अपना पहला पेपर देकर बाहर निकली थी जब इसकी फ्रेंड्स भी आ गई और तीनों अपने को शेयर करने लगी।
अरे समारा, तुम्हें पता है अली इस साल पेपर्स नहीं दे पाएगा, नायला ने कहा। समारा अपनी बात करती रुकी और इससे पूछा कैसा क्यों? बासित बता रहा था कि इस रात वापसी पर कुछ लोगों ने इस पर हमला किया, इसका मोबाइल और पैसे छीन लिया और इसका बाजू भी तोड़ दिया। मैं तो कहती हूँ अच्छा हुआ, सजा अच्छी सजा मिली इसे। ऐसा नहीं को, इसका सारा साल ज़ाया हो जाएगा, इसकी दूसरी फ्रेंड ने कहा, जबकि समारा भी अफसोस करती हुई आगे बढ़ गई। वो दिन भी आ गया जिस दिन इसकी मेहंदी थी। समारा बहुत कन्फ्यूज़ थी, खूब हल्ला गुल्ला हो रहा था और खुशियों के साथ इसकी रस्म अदा की गई। अगले दिन इसकी बारात थी। इसके दिल में मुख्तलिफ जज्बात थे, जिस वजह से वो सो न सकी और अपनी माँ के बातें करती रही। ऑन पाकिस्तान सुबह ही पहुँच गया था और एक होटल में रुका हुआ था। इसकी तरफ से सिर्फ नईम और इसकी फैमिली को शिरकत के लिए बुलाया गया था। इसी रात वापसी थी। अगले दिन अमेरिका में रिसेप्शन की अरेंजमेंट थी, जहाँ इसके सब जानने वाले इनवाइटेड थे और मीडिया में भी अनाउंस किया जाना था। कल रात वो फिर नहीं सो पाया था। पिछली बार भी पाकिस्तान आने से पहले इसकी यही हालत थी और प्रोग्राम से पहले कुछ देर आराम करने के लिए लेट किया। इनका निकाह तो पहले ही हो चुका था। बारात में करीबी लोग और वलीमे में सब जान पहचान के लोग शामिल थे। ऑन ग्रे रंग के टक्सीडो में कमाल लग रहा था और समारा पिंक और सिल्वर कलर के जोड़े में गजब ढा रही थी। अब का फंक्शन बहुत अच्छे से हुआ था। आखिर रुखसती का वक्त भी आ गया। सबकी दुआओं के साए में इसे रुखसत किया गया। इसकी शादी तो हो गई थी, पर कोई भी उनको नहीं जानता था और ना कोशिश की गई थी। तो फिर वह कि वो कितना थी दा जो जानते ही नहीं सी उन्होंने। इसकी रुख सिर्फ पैसा दे के पागल हो गए, हद हो गई। वैसे इसकी रुखसती होकर वो इस होटल में आई जहाँ ऑन रुका हुआ था। तुम चेंज कर लो, आधे घंटे में मैं लाहौर के लिए निकलना, मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा। तो बस इतना कहकर वो चला गया। समारा को बुरा लगा, पर शायद उससे रास्ता ही सोचकर बाथरूम में चली गई। ठीक है, आधे घंटे बाद वो इसे लेने आया था। साथ ही फैजान साहब भी थे। बाबा आप यहाँ, क्या अम्मी भी आई हैं? फैजान साहब समारा की बेताबी देखकर मुस्कुराने लगे। अभी आधा घंटा ही तो हुआ है तुम्हें सबसे मिले, और हाँ सब आए हैं, हम सब लाहौर जाएंगे तुम्हें छोड़ने। ये सुनकर समारा खुश होगी और इन दोनों के साथ बाहर चलेगी। ऑन तो साथ कम सामान लाया था और समारा का भी बैग छोटा ही था, तो सब लाहौर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। ऑन और समारा की सीटल एयरपोर्ट के लिए सीट बुक थी। फ्लाइट का वक्त भी करीब था, तो समारा सबसे अकेले मिलती और रोती रही, जबकि ऑन सामान की चेकिंग में मसरूफ रहा। फ्लाइट अनाउंसमेंट के बाद तो सफ़िया बेगम और फरहान साहब को तसल्ली दे समारा को चलने का कहने लगा। चारों नाचारे से जाना ही पड़ा। इनकी सीट की बुकिंग बिजनेस क्लास की थी। समारा को कुछ देर जुदाई के गम से रोती रही, जबकि ऑन इस दौरान इसका हाथ थामे रहा। जब समारा को रोने से फुर्सत मिली तो इसने महसूस किया कि ऑन इस दौरान एक बार भी नहीं बोला, लेकिन इसने मसलसल इसका हाथ थाम के रखा था। अब वो आंखें मूंदे टेक लगाए बैठा था, तो समारा इसके सरापे का तसल्ली से जायज़ा लेने लगी। वो बेहद हैंडसम था। अपनी किस्मत पर रश करती इसकी आंख कब लगी इसे अंदाज़ा ना हुआ। वो अपने दोस्त से उधार ली फुटबॉल से खेल रहा था जब इससे अपनी माँ की आवाज़ सुनी और वो बॉल छुपाने लगा। ये तुम्हें कहाँ से मिली, बताओ मुझे, इसके बाजू को दबोच कर पूछा गया। मॉमी इट हर्ट्स। 7 साल का वो बच्चा और सहम गया। मैंने पूछा कहाँ से मिली तुम्हें ये? वो मेरे दोस्त से। तुम्हारा दोस्त? तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, झूठ बोलते हो मुझसे, अब की बार झंझोड़ कर पूछा गया। वो नया स्कूल में कुछ टाइम पहले आया, बच्चे ने खौफ से कांपते हुए बताया। दोस्त दोस्त दोस्त? तुम दोस्त नहीं बना सकते, मना किया था ना तुम्हें। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। इसकी सज़ा मिलेगी तुम्हें। दूर लानत है माँ के डैड चंडाल। वो दोनों बाजू से इसे पकड़कर चिल्ला रही थी और फिर इसे खींचती अंदर ले गई। कुछ देर बाद कमरे से किसी के बेल्ट से मारने की और एक बच्चे के बिलबिलाकर रोने की आवाज़ें आने लगी। लाख लानत दरी डैन दे उत्ते ज़ेनी मरीज़ा साइकोपैथ। समारा उठ जाओ, फ्लाइट लैंड होने वाली है। समारा को कोई जगा रहा था। जब इसकी आंख खुली तो ऑन का चेहरा इसके बेहद करीब था। वो हड़बड़ाकर सीधी होने लगी तो इसका चेहरा ऑन के और करीब आ गया, क्योंकि वो अपनी जगह से नहीं हिला था। समारा फिर से आहिस्ता आहिस्ता पीछे होकर जितना वो हो सकती थी। कुछ देर ऑन इसे हनूस देखता रहा और फिर सीधा हो गया। इसे तो कोई वाज़ा फ़र्क नहीं पड़ा, पर समारा की सांसें बिखर गई थी। जब फ्लाइट ने लैंड किया तो अमेरिका में भी अभी रात ही थी, क्योंकि पाकिस्तान का वक्त अमेरिका से 9 घंटे आगे है। ऑन सामान पकड़े आगे बढ़ गया और समारा इसके पीछे थी। वो इधर उधर देखकर हैरान हो रही थी जब ऑन एक 60 साल की उम्र के शख्स के पास रुक गया, जो ऑन के नाम का बोर्ड थामे खड़ा था। हाय, इधर लाइट अभी तक नहीं आई है। यूपीएस पे बस एक ही पंखा चल रहा है, वो भाई ने चला दिया, तो मेरे तो मच्छरों ने काट के हशर किया पड़ा। किधर गया? अपनी एक्साइटमेंट में इसने इसे देखा ही नहीं था। अब देखा तो वो जल्दी जल्दी आकर ऑन के पास खड़ी होगी। सेनियोरिया। इसने पहले ऑन से फिर समारा से सर को जंबिश देते हुए मुखातिब किया। सिन्योरा, मैंने जैसा आपको सोचा था इससे बेहतर पाया। बेशक सिन्योर की पसंद सबसे उम्दा है। समारा अपनी इस तारीफ़ पर सिर्फ मुस्कुरा कर रहेगी। सिन्योर तो सिन्योरा किया। डाइगो, समारा को इम्प्रेस करने के लिए तुम्हें बहुत वक्त मिलेगा। अभी हम थक चुके हैं, हमें पेंट हाउस ले चलो। सी सिन्योर कहते हुए इसने बैग उठाया और एयरपोर्ट से बाहर चल पड़ा। उनने समारा का हाथ पकड़ा और डाइगो के पीछे चल पड़ा, जबकि समारा को लग रहा था कि हर कोई इसे और ऑन को देख रहा है। वो सुर्ख होती अपनी उथल पुथल सांसें दुरुस्त करती रही।
और उनका पेंट हाउस में हर तरह की आसाइश का ख्याल रखा गया था। पेंट हाउस को ग्रे और ब्लैक कलर के कम्बिनेशन से सजाया गया था। पेंट हाउस में दाखिल होते एक वसी हॉल था, जिसके हॉल के फ्रंट पर दीवार की जगह शीशे लगे थे जो कि फर्श से छत तक थे। इससे सीटल शहर का मंजर किसी को भी मदहोश कर सकता था। बड़ी बड़ी इमारतें रोशनियों से जगमगा रही थी। हॉल के एक साइड पर किचन था, दरवाज़ा था, जबकि दूसरी जानिब एक कॉरिडोर था। 4 गेस्ट रूम और एक मास्टर रूम था। ऑन इसे सीधा मास्टर रूम में ले गया। अब वो खुद को ऑन के साथ अकेला पाकर घबरा गई थी। इसका रूम भी ग्रे और ब्लैक कलर से सजाया गया था। कमरा काफ़ी वसी था। हॉल की तरह इसकी तरफ भी एक तरफ दीवार की जगह शीशे लगे थे और जिसकी दूसरी जानिब टेरेस था। कमरे के वस्त में किंग साइज बेड था और इसके अलावा सोफे थे। 2 दरवाजे थे, जिनमें एक बाथरूम का और दूसरा वार्डरोब का था। और ने समारा का बैग बेड के किनारे रख दिया और इसके करीब आकर खड़ा हो गया। वो जो घबराहट के मारे इसकी जगह इधर उधर सारे सामान में नजर दौड़ा रही थी, इसे बहुत प्यारी लगी। और ने समारा का नाम लेकर इसे पुकारा तो वो भी इसे देखने लगी। इसने अपना सांस रोक लिया। ये बात ऑन को महसूस कर रही थी। समारा ने ऑन को देखा तो बिखरे हुए बाल और थके हुए हुलिये के साथ और ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। इसकी सांसें वहीं रुक गई। तुम फ्रेश हो जाओ और फिर सो जाना, मुझे कुछ चीज़ें चेक करनी है। समारा जिसे देखने में इतनी मसरूफ़ थी, सिर्फ सर हिला सकी। ऑन एक कदम लेता इसके और करीब आ गया और इसने अपना हाथ उठाया, अपनी उंगली की पुष्ट इसके गाल पर फेरने लगा। समारा ने आंखें बंद कर ली और बेख्तियारी चेहरा इसके लमस की तरफ फेर लिया और अपना हाथ हटाकर बाहर चला गया, जबकि समारा अपनी सांसें दुरुस्त करती बाथरूम की तरफ बढ़ गई। बाथरूम में दाखिल होते इसकी चीख निकलते निकलते रुकी और फिर वो हंसने लगी। वो बाथरूम था या किसी महल का हमाम। एक साइड पर शावर था जिसके इर्द गिर्द शीशे की दीवार थी और एक तरफ जकूज़ी था। वो एक छोटा स्विमिंग पूल ही लगा इसे। फिर वो शेल्फ्स की तरफ बढ़ी जहाँ मुख्तलिफ फ्रेगनेंस, मसाज ऑयल, शैम्पू, कंडीशनर, बॉडी लोशन, बॉडी वॉश थे। सब कुछ नया था, मतलब इसके लिए लिया गया था। अगर ऑन ये सब इस्तेमाल नहीं करता तो वो अपनी सोच में खुद ही मुस्कुराती अपना निचला होंठ चबाती शावर लेने लग चलेगी। ऑन जब सब कुछ कंफर्म करके वापस आया तो समारा सोच चुकी थी। वो बेड पर इसके करीब बैठ के और अपनी बीवी को देखने लगा। वो इससे मोहब्बत करने लगा था और इसको खुश देखना चाहता था। वो अपनी उंगलियों की पुष्ट से इसका चेहरा छूने लगा और फिर आगे बढ़कर इसका गाल चूम लिया। मिया मोर इसने अंधेरे में सरगोशी की, फिर दूसरी साइड पर जाकर सो गया। आज बहुत दिनों बाद वो चैन से सोया था। मिसेज ऑन प्लीज़ जाग जाएं। समारा को कोई जगा रहा था। इसकी आंखें खुली तो एक 45 साल की औरत इसे जगा रही थी। मैं लगता बड़ी कोई गंदी नींद दिया, कभी कोई जगा रहा था, कभी कोई जगा रहा था। मैं मार्था हूँ मिसेज ऑन, यहाँ मेड हूँ। ऑन साहब कब के चले कि आपको भी उठ जाना चाहिए। मुझे लगा आप थकी होंगी, इसलिए आपका नाश्ता यहीं ले आई। वो साइड टेबल की तरफ इशारा करके बता दी। ओके, आप तैयार हो जाएं, आज बहुत अहम फंक्शन है। ओ हाँ, मैं कैसे भूल गई। वो सुस्ती छोड़े पेट से छलांग लगाकर फ्रेश होने भागी। जबकि मार्था इसके इस रवैये पर मुँह खोले से देखती रही, फिर मुस्कुराकर बाहर अपना काम करने चली गई। समारा जब नाश्ता करने लगी तो ट्रे में इसके लिए गुलाब का फूल भी रखा गया था। साथ में से एक कार्ड भी मिला। आई अपोलोजाइज फॉर नॉट बीइंग विद यू, बट आवर कमिंग मॉर्निंग्स विल ऑलवेज बी टुगेदर। समारा ये पड़ती खुशी से चूमती अपने नाश्ते के साथ इंसाफ करने लगी। चल जाओ, तेने माफ़ किया उन्हें। अभी वो आखिरी लुकमा ले ही रही थी जब मार्था इसके कमरे में 2 लड़कियों के साथ दाखिल हुई। वो दोनों खूबसूरत थी, जबकि इनमें से एक ने अपने बाल गुलाबी और नीले रंग से रंगा हुआ था। मिसेज ऑन, ये दोनों ब्यूटिशियन है, ख़ास आपके लिए बुलाई गई हैं। ये आज शाम के लिए तैयारी में आपकी मदद करेंगी। ये कहकर मार्था फिर से बाहर चली गई। तो आप हैं मशहूर मिस्टर ऑन की होने वाली बीवी? एक्चुअली मैं इनकी बीवी हूँ, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है। वाओ ग्रेट, हम तुम्हारे साथ बहुत मज़ा करने वाले। क्या आप तैयार हैं मिसेज ऑन? समारा, मुझे समारा कहकर बुलाएं प्लीज़। ओके समारा, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसे जैनी ने काबू किया, जिसने इसके कंधों पासों की मसाज से शुरू किया। जैसे जैसे मसाज करती सुकून सा आता गया। फिर इसने जकोज़ी में मुख्तलिफ ऑयल और खुशबू डालकर तैयार किया गया। इसके बाद फेस मास्क, मैनी पैडी और पता नहीं क्या क्या किया गया। वो तो बिल्कुल ही अनजान थी इन सबसे। जैनी और लारा ने इस दौरान इसे बिल्कुल बोर ना होने दिया। इसके बाद इन्होंने खाना खाया और समारा को कुछ वक्त के लिए ब्रेक दी गई। फिर आई लारा की बारी, जो कि हेयर और मेकअप स्पेशलिस्ट थी, जबकि समारा को इसके बाल देखकर इस पर शक था। खैर, इसके भारी और लंबे बालों की कटिंग करके इन्हें संवारने का काम शुरू हुआ। जो नतीजा निकला वो समारा को बेहद पसंद आया। इसके बालों को हल्का सा कर्ल करके बहुत नफासत से मेसी स्टाइल से जुड़ा बनाया गया। ये तो बहुत अच्छा है, थैंक यू, यू आर वेलकम। और अब मुझे तुम्हारे मेकअप का काम शुरू करना है। जब वो मुकम्मल तैयार हो चुकी तो मार्था इसका गाउन ले। जब वो वार्डरोब से गाउन पहन कर आई तो सभी से देखते रह गए। गाउन में लेस का काफ़ी काम था और इसकी स्कर्ट काफ़ी घेरदार थी।
स्कर्ट को पर्ल से सजाया गया था और गाउन का रंग वहाँ की रवायत के मुताबिक सफ़ेद ही रखा गया था। गाउन की मुनासबत से इयररिंग्स भेजे गए थे। वो ख़ुद को शीशे में देख रही थी और सारे दिन की मेहनत से खुश भी हुई थी। साथ ही लंबी हील पहन रखी थी। क्या मैं अपनी वाइफ से बात कर सकता हूँ? आह मिस्टर ऑन, वाई नॉट? वो कहते हुए तीनों वहाँ से चली गई। समारा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। पता नहीं इसके सामने वो गुम क्यों बचाती थी। समारा अपने गाउन की स्कर्ट पर हाथ फेरने लगी तो ऑन ने आगे बढ़ के इसका हाथ थाम लिया। तुम्हारे हुस्न के आगे सब बेकार है। मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा लेना चाहता था जो तुम्हारे काबिल हो। बहुत ढूंढने के बाद यही सिर्फ पसंद आया। इसने अपनी जेब से एक लंबा सा बॉक्स निकाला जिसमें खूबसूरत हेयर ब्रोच था। ये बहुत खूबसूरत है। वो सिर्फ की उंगली से छू कर देखने लगी मैं चाहता हूँ तुम ये अपने बालों में लगाओ। इसने खुशी से ब्रोच डब्बे से निकाला और उनके सामने कर दिया। क्या आप मेरी मदद करेंगे? उन्होंने ब्रोच इससे पकड़ लिया और समारा ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। समारा जितनी लंबी हील के साथ भी इसके सीने तक पहुंच रही थी, ऑन ने आराम से इसके बालों में ब्रोच लगा दिया और इसका हाथ पकड़कर अपने बाजू पर रखे कमरे से बाहर चल पड़ा। बिल्डिंग के बाहर डायगो इनका इंतज़ार कर रहा था। रास्ते में वो दोनों खामोश रहे। फंक्शन का अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। हाल को नीले और क्रीम कलर के फूलों से सजाया था। ऑन ने ब्लैक टॉक्सीडो और नीली टाई लगाई थी। और वहाँ सबको जानता था। वो सब इसके कोलीग थे, डायरेक्टर या पार्टनर्स थे। मीडिया के कुछ नुमाइंदे भी मौजूद थे जो इनकी तस्वीर ले रहे थे। ऑन ने इससे बहुत सारे लोगों का तारुफ करवाया। समारा किसी का भी नाम याद ना रख पाई। पता नहीं ऑन को सबके नाम कैसे याद थे। ऑन और समारा मज़ीद वहाँ 2 घंटे रुके। मीडिया से बात करके ऑन और समारा ने केक काटा और फिर वापसी के लिए गाड़ी में आकर बैठ गए। इस दौरान इनमें खामोशी छाई रही। समारा बेड पर बैठी थी। वो बहुत थक गई थी जबकि ऑन हाल में किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर वह सीधे होकर बैठ गई। ऑन ने कोट टाई उतार दी थी और वो भी इसके पास आकर बैठ गया और इसका चेहरा अपनी उंगलियों की पुष्ट से सहलाने लगा। जानती हूँ, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो चाहकर भी तुम्हें भुला ना पाया। और देख, कमीने मच्छर मेरे कानों में आकर बोल रहे हैं, काटने। हालांकि मैं पूरी तरह से इतनी गर्मी में खेस के अंदर पैक हुई हुई हूँ, लेकिन फिर भी ये बगैरत मेरी जान नहीं छोड़ रही। जान का अजाब कितने सी में हाय हाय। ऑन ने इसके चेहरे को दोनों हाथों में थाम लिया। जब दूसरी बार तुम्हें देखा तो समझ गया कि मैं तुम्हें अपने साथ चाहता था। इसके लफ्ज़ों के साथ साथ इसकी पकड़ में भी शिद्दत आने लगी थी। मैं जल्द अज जल्द तुम्हें अपना बनाना चाहता था, इसलिए फ़ौरन निकाह पर जोर दिया। निकाह के बाद तुमसे कभी इसलिए बात नहीं की क्योंकि तुमसे दूर ना रह पाता। अब इसके हाथों ने इसका चेहरा जकड़ रखा था। मेरे लिए शिद्दत नहीं थी। मैं तुम्हें चाहता हूँ समारा। तुम मेरे एहसास समझ रही हो ना? समारा पहली बार इतनी शिद्दत का सामना करी थी, इसलिए इस बात में हल्का सा जी कह पाई। मोनोमोर। ऑन ने समारा की आंखों में देखते हुए कहा। मोनोमोर? समारा ने इसका मतलब जानना चाहा तो ऑन ने इसके मज़ीद करीब होते इसकी पेशानी को चूम लिया। रात आहिस्ता आहिस्ता कब गुजरी इन्हें एहसास भी ना हुआ। ऑन की लाइफ बहुत टफ थी, इसका अंदाज़ा समारा को हो रहा था। पैसे और पावर के साथ साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी थी ऑन पर। वो अपने बिजनेस में चारहाना था, तभी इसके हरीफ इसे डायब्लो दी डेविल कहते थे। समारा इसकी गैर मौजूदगी में अपने घर वालों से बातें करती या नेटफ्लिक्स पर मूवीज़ देखती। कोई भी काम करने को नहीं होता क्योंकि मार्था सब करके शाम को घर चली जाती। एक दिन जब समारा ने अपने लिए नाश्ता बनाना चाहा तो इसने नरम लेकिन साफ अंदाज में से समझा दिया कि इसका काम नहीं कर सकती। काम के बोझ की वजह से वो कहीं हनीमून पर भी नहीं गई। शुरुआत में तो इसे सब बहुत अच्छा लगा, पर अब 2 हफ्तों बाद वो बोर रहती थी। समारा और ऑन डिनर कर रहे थे। ऑन काफ़ी देर से इसे देख रहा था कि समारा चंद से डिनर इधर उधर कर रही थी। क्या तुम्हें डिनर पसंद नहीं है? तुम्हें कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं। तो क्या बात है? ऑन अब डिनर छोड़े इसकी तरफ मतवजह था। मैं बोर हूँ। मैंने तुम्हें कहा था डैगो के साथ तफरी करो। गई थी पर अकेले जाने में कोई मज़ा नहीं। वो नज़र झुकाए मुँह फुलाकर कह रही थी। मैं आपको मिस करती हूँ। ऑन भवें उचकाकर इसे देखने लगा। तुम सही हो, मुझे तुम्हें टाइम देना चाहिए। तुम्हें खुशी होगी हम इसी वीकेंड हनीमून के लिए जा रहे हैं। क्या वाकई? कहाँ पर? वो अब चेहरे पर खुशी के तासुरात सजाए पूछ रही थी। मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। खैर, जगह अभी भी एक सरप्राइज़ है। क्या आप काम छोड़कर जा पाएंगे? अगर मैं एक वीकेंड भी ऑफ नहीं कर सकता तो इतना स्टाफ का क्या फ़ायदा? समारा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और ऑन के लिए काफ़ी था। बड़ा अच्छा बना हुआ ऑन तो। डायगो इनका सामान सुबह ही ले गया। ऑन अपने ऑफिस में था। इसे खौफ था कि कहीं वो प्रोग्राम मुलतवी ना कर दे, पर ऐसा नहीं हुआ। वो दोनों गाड़ी में बैठे थे। क्या आप अभी भी नहीं बताएंगे? नहीं। डायगो, क्या तुम जानते हो हम कहाँ जा रहे हैं? डायगो जो इन्हें ड्राइव कर रहा था इसकी बात का जवाब देने लगा। नहीं मिसेस ऑन, सब्र रखो मनोमोर। वो दोनों लिफ्ट में थे। समारा अभी भी ऑन से वही पूछ रही थी जब लिफ्ट रुकी। वो दोनों छत पर थे। हेलीकॉप्टर की आवाज़ इसकी समाज पर असरअंदाज हो रही थी। इसने बेयकीनी के आलम में ऑन से पूछा, क्या हम इसमें जाएंगे?
हाँ बिल्कुल। समारा तो खुशी की इंतहा पर थी और इसका हाथ थाम कर इसे हेलीकॉप्टर के पास ले गया। इसे बैठने में मदद की। पायलट ने इन दोनों को हेडफोन दिए जिससे वो आपस में बात कर सकते थे। हेलीकॉप्टर ने उड़ान शुरू की तो सीटल शहर का नज़ारा किसी खूबसूरत ख्याल से कम न था। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे नहीं लगता सारे फैसलाबाद में कभी कोई हेलीकॉप्टर में बैठा होगा। वो खुशी से इस शहर की खूबसूरती देख रही थी। इसका मंजर इसके दिल में घर कर रहा था। हेलीकॉप्टर ऊंची इमारतों से होते हुए शहर से दूर बढ़ने लगा। दूर से शहर और भी हसीन दिखाई दे रहा था। तकरीबन 45 मिनट के बाद इनका हेलीकॉप्टर एक जगह पर उतरा था। इसका बस चलता तो सारी ज़िंदगी इसमें बैठी रहती। ऑन की मदद से वो उतर कर इसके हाथ थामे चलने लगी। अचानक रुक गई और इसके गले लग गई। इस खूबसूरत तजर्बे के लिए शुक्रिया। ऑन ने अपने मखसूस अंदाज में इसकी गाल से हिलाई और दोबारा आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर एक कार इनका इंतज़ार कर रही थी। हेलीकॉप्टर और वापसी के लिए दोबारा परवाज़ करने लगा। मुझे खुशी है तुम्हें ये पसंद है। वो इसे लेकर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी अभी खूबसूरत कॉटेज के बाहर खड़ी थी। समारे को अल्फाज नहीं सोच रहे थे वो कैसे इसकी खूबसूरती बयान करे। ऑन, ये बहुत अच्छा है। ऑन इसे गहरी नज़रों से देख रहा था। हर तरफ हरियाली थी। मुख्तलिफ फूलों की खुशबू फिज़ा में फैली भी थी। बस अच्छा, मैं समझ नहीं पा रही मैं किन अल्फाज में बयान करूँ। ये अब तुम्हारा है। मेरा हाथ तुम्हारा, ये हमारी शादी का तोहफ़ा है। ये बहुत आलीशान है। आपका बहुत शुक्रिया। ये तो शुरुआत है मनम। और जानती हूँ बहुत पैसा आपके पास, पर आप इससे मुझे इम्प्रेस नहीं कर सकते। अब किसने नाक चढ़ाते हुए कहा। तो कैसे कर सकता हूँ? क्या वो हेलीकॉप्टर आपका? नहीं, वो मैंने हमारे लिए बुक करवाया था। इसके अंदाज पर ऑन महसूस हुआ और इसके होंठों पर एक जंबिश हुई। समारा जो इसे देख रही थी इसके पास आ गई। 1 मिनट, क्या ये मुस्कुराने की नाकाम कोशिश थी? मैं मुस्कुराता नहीं। अरे नहीं, ये मुस्कुराहट ही थी। ऑन इसे नज़रअंदाज करता कॉटेज में दाखिल हो गया। अब तो इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ऑन को मुस्कुराते देखना थी। क्यों? इड्डा तो डंगरा तुम मुस्कुरांदा नहीं है। सड़ी शक्ल। इनका सामान पहले वहाँ मौजूद था। फ्रिज भी मुख्तलिफ खानों से भरा था। इनके वहाँ आने की मुकम्मल तैयारी की गई थी। अगले दिन समारा और ऑन ने कॉटेज के इर्द गिर्द का इलाका देखा। बहुत प्यारी जगह थी। ऑन और समारा को वहाँ मुकम्मल तन्हाई मैसर थी। ऑन जो अपने काम से बहुत कम ही दूर होता था, समारा का साथ खूब इंजॉय कर रहा था। पहला दिन तो इन्होंने कॉटेज में गुजारा। अगले दिन ऑन समारा को लेकर कॉटेज के पास बहती नदी पर ले आए। ऑन का कहना था वो इसे मछली पकड़ना सिखाएगा ताकि इसमें सब्र पैदा हो। वो दोनों नदी किनारे थे। हमें और कितना इंतज़ार करना होगा? समारा तो इस खेल से तंग आ गई थी, लेकिन ऑन खूब इंजॉय कर रहा था। कुछ देर बाद हवा में शिद्दत आने लगी तो ऑन ने वापसी का इरादा किया। लगता है बारिश होने वाली है, हमें चलना चाहिए, नदी में पानी भी बढ़ जाएगा। रात का वक्त खूब बारिश हो रही थी। ऑन और समारा म्यूज़िक चलाए मैक्सिकन डिशेस निकाल रहे थे। जब समारा ने पहला नवारा लिया तो मिर्च से इसकी आंखों में पानी आ गया। वो फ़ौरन पानी उठाकर पीने लगी। जब इससे फ़ायदा ना हुआ तो इसने ऑन का गिलास भी उठा लिया और इसे मुँह से लगाकर ज़ुबान पानी में निकाल ली। ये तुम क्या कर रही हो? मुझे मिलती लग रही है। तुम एक पागल लड़की हो। ओने से दूध का ग्लास पकड़ा और इसे पीने का कहा। इसे पीकर समारा को बेहतर लगा तो कहने लगी, मैं नहीं खाती मैक्सिको के खाने। जबकि ऑन किसी अजीब चीज़ को देखता रह गया। किसी एमरजेंसी की वजह से इन्हें वापस आना पड़ा। जबकि ऑन ने से यकीन दिलाया कि वो दोबारा ज़रूर आएंगे। वापसी के बाद कई दिन तो इस ट्रिप के चाम में उठती रही। घर में भी सबको फ़ोन पे बताया। आहिस्ता आहिस्ता जब इसका चाम उतरने लगा तो फिर से बोर होने लगी। एक दिन इस बोरियत से बचने के लिए इसने साफ़ सुथरे पेंट हाउस को साफ़ करना शुरू कर दिया। जब ऑन अचानक आ गया, इसने समारा को ये सब करते देखकर बहुत बुरा माना। इसका कहना था कि सबके लिए मार्था को पैसे देता और ये सब बर्दाश्त नहीं करेगा कि इसकी बीवी ये सब करे। ऑन का गुस्सा देखकर समारा इसे कुछ भी ना कह पाई और चुपचाप सुनती रही। वो 2 दिन से अपने कमरे में बंद था और भूखा भी। इसे इसकी माँ ने सजा दी थी। वो 2 दिन से सिर्फ पानी पी रहा था। अभी से कमरे से निकलने की इजाज़त मिली थी। वो डाइनिंग टेबल पर बैठा इसका इंतज़ार कर रहा था। इसके सामने मुख्तलिफ खाने पड़े थे, लेकिन इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि कुछ खा ले। भूख की शिद्दत से इसका बुरा हाल था। वो इधर उधर देखता कि कब इसकी माँ आए और कुछ खा सके। कभी अपनी कुर्सी से ऊंचा होकर सामने रखे सलाद की तरफ अपना छोटा सा हाथ बढ़ाता, फिर पीछे कर लेता। जब मजीद सब्र न कर पाया तो इसने जल्दी से फल का एक टुकड़ा उठाया और मुंह में डालकर साबित निकल गया। इसे लगा इसकी चोरी पकड़ी जाएगी और इसे मजीद सज़ा मिलेगी। ये सोचकर वो ऊंची ऊंची सांस भरने लगा जैसे बहुत देर से भाग रहा हो। जब कुछ देर तक कुछ ना हुआ तो इसने हिम्मत करके इस बार 2 टुकड़े उठाए और मुंह में डालकर जल्दी जल्दी चबाने लगा। जब इस बार भी कुछ ना हुआ तो इस बार इसने फिर ऐसा किया। ये तुम क्या कर रहे हो? वो खौफ से अपनी जगह पर उछल पड़ा। कुछ भी तो नहीं मम्मी। तुम अब झूठ बोलोगे मुझसे? नहीं नहीं मम्मी, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। एक सन्नाटेदार थप्पड़ मारा गया और वो कुर्सी से नीचे गिर गया। इसकी माँ ने इसे बालों से पकड़ कर खड़ा किया। तुम्हें सज़ा दी थी मैंने ताकि तुम अच्छे बच्चे बन जाओ और तुम्हारे पापा वापस आ जाएं, और तुम मेरी मोहब्बत का सिरा झूठ बोल कर दोगे? वो अब रोने लगा था। इसकी माँ ने इसका मुंह दबोच लिया। मुंह खोलो अपना। सॉरी मम्मी, सॉरी मम्मी। इसने इसका मुंह दबाकर ज़बरदस्ती खोला। इसके दांतों पर लगे फल के टुकड़े इसके झूठ का सबूत दे रहे थे।
इसने दूसरे हाथ का अंगूठा इसके मुंह में डाल दिया और इस बच्चे की ज़ुबान के नीचे की नरम जगह पर अपने नाखून से जोर डालने लगी। दर्द की वजह से वो अपना चेहरा छुड़वाने की कोशिश करने लगा और इसके रोने में मज़ीद शिद्दत आ गई। लाख लानत अंधे, बेगैरत औरत, लानती औरत, साइको, पागल। एक आलम वहशत था जब इसने अपना नाखून इसका मुंह काट दिया। इसके मुंह से खून बह रहा था। वो मुंह पर हाथ रखे बिलबिलाते हुए अपनी माँ की तरफ देख रहा था जिससे लापरवाह खाना खा रही थी। इसके बाद वो बच्चा लंबे अरसे तक सख्त खुराक नहीं खा पाया था। लानती औरत। ऑन, क्या मैं यहाँ एडमिशन ले लूँ? इसकी बात अचानक थी तो ऑन चौंक कर इसकी तरफ देखने लगा। ऐसा क्यों? ताकि मैं कुछ बिजी हो जाऊँ। नहीं, जवाब में साफ इनकार मिला। लेकिन क्यों? ऑन ने लैपटॉप से नज़र हटाकर इसे देखा। मैं हमारे दरमियान ये सब नहीं आने दे सकता और समारा मुझे बात दोहराने की आदत नहीं। तुम्हारे बार बार पूछने से मेरा फैसला नहीं बदलेगा, इसलिए एक बार में समझ जाया करो। वैसे भी ज़्यादा पढ़ाई वो करते हैं जो कि कोई जॉब करना चाहते हो, तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं। समारा को इसका जवाब पसंद नहीं आया, पर शादी के 2 महीने बाद भी इसकी आदत समझने लगी थी। लेकिन मैं अकेली उदास हो जाती हूँ। अगर इतना मसला तो तुम कल से जल्दी जागोगी और मेरे साथ जिम चलोगी। हाँ हाँ हाँ, आप मजाक करें ना? नहीं, मैं संजीदा हूँ। अब सोफे पर फैल कर बैठा था जैसे किसी सल्तनत का बादशाह। पर मैं वहाँ क्या करूँगी? ट्रेडमिल, वरना तुम बेडोल हो जाओगी। इसकी बात सुनकर मैं नाक सुकेड़ने लगी। फिर इसके तेवर देखकर ठंडी आ भर के रह गई। मेरे पास आओ मनम। और वो जाकर इसके पास खड़ी होगी और ने इसे बाजू से पकड़कर अपने पास बिठा लिया। मैं जानता हूँ तुम्हारी कश्मकश, मगर मैं जो भी करूँगा तुम्हारे लिए करूँगा। वो इसकी गाल सहलाते हुए कह रहा था और समारा एक बार फिर इसके शहर में गिरफ्तार होगी। तुम्हें मेरी बीवी की हैसियत से बहुत सारे काम करने होंगे, लेकिन मैं सबसे अहम हूँ। जी ऑन, आप मेरे लिए सबसे अहम है। तो ठीक है, हमारी कंपनी कई जगह डोनेशंस करती है। मैं इनमें से एक नाम कैंसर के मरीज़ बच्चों का भी है। मैं चाहता हूँ कि तुम अगले हफ्ते से इनके पास जाना शुरू करो और आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोसेस समझो। अगर तुमने अच्छा काम किया तो तुम सारे डोनेशंस हैंडल करोगे। पर ऑन, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मुझे तुम पर यकीन है। अब जाओ, सोने की तैयारी करो, कल से तुम्हें जल्दी उठना है। वो फिर से नाक सुकेड़ती बेडरूम की तरफ बढ़ गई। अगली सुबह ऑन ने इसे जल्दी उठाया और पेंट हाउस में बनी जिम में ले गया था। इसने ना उठने के सारे ड्रामे के पर बेसुध आखिर वो सफ़िया बेगम तो ना था नहीं। ओने से ट्रेडमिल के बारे में सब समझा फिर से चलाने का कहा। समारा पहली बार में ही मुंह के बल गिरने लगी तो ऑन ने इसे पकड़ लिया। फिर आधे घंटे तक इसके सर पर खड़ा रहा। समारा को लग रहा था वो मर जाएगी। आखिर ऑन का इस पर तरस आ गया, इसे फ्रेश होने का कहा। मार्था भी आ चुकी थी। इन दोनों ने नाश्ता किया और ऑन ऑफिस चला गया, लेकिन समारा बेड पर गिरकर सो गई। इनकी इस रूटीन को हफ्ता गुजर गया और समारा को आज अस्पताल जाना था। ऑन ने भी साथ जाना था, पर एन वक्त पर किसी काम से न जा पाया। डायगो ने इसे ड्राइव किया और इसे वहाँ पर डॉक्टर कार्ला से मिलना था। वो सब बहुत अच्छे से जानती थी। डॉक्टर कार्ला एक अच्छी औरत थी। वो जानती थी कि आज मिसेज ऑन ने आना है, इसलिए बहुत खुशी से मिली। इसके बाद वो समारा को बच्चों के पास ले गई। इन बच्चों को ट्यूब्स में जकड़ा देख वो खुद पर काबू न कर पाई और रोने लगी। ऐसा मंजर इसने पहली बार देखा था। ऑन के कहने पर वो कुछ तहाइफ लाई थी जो इसने बांटे। वहाँ हर उम्र के बच्चे मौजूद थे। ज़िंदगी की असल अहमियत इंसान को ऐसी जगह जाकर ही समझ आती है। सही बात है, ऐसा ही है। जब वो मज़ीद सह न पाई तो आंसू साफ करती जल्दी से बाहर निकलती किसी से टकरा गई। सामने सुनहरी बाल, नीली आंखों में खुश शक्ल आदमी अपने चेहरे के ज़ाबे बिगाड़े से घूर रहा था। इसके हाथ में कॉफ़ी का खाली कप था जो इसके सफ़ेद कोट और शर्ट पर गिर गई थी। आई एम सॉरी। ओ नो, क्लब में तो लड़कियाँ मुझसे बात करने के लिए टकराती फिरती हैं, पर अब यहाँ हॉस्पिटल में भी। समारा को इसकी बात बुरी लगी। कहा ना सॉरी सॉरी सॉरी, देखो तुमने क्या हालत कर दी है मेरी। इसने अपने कोट की तरफ इशारा करके कहा। समझ नहीं आ रहा, हॉस्पिटल में छोटी बकरियाँ कब से आने लगी। अब की बार समारा की दुखती रख पर हमला हुआ। वो भी गुस्से में आ गई। तुम जानते हो मैं कौन हूँ, किसकी बीवी हूँ? बकरे की। मैं ऑन मिर्ज़ा की बीवी हूँ, समझे? इनके गिर्द हजूम लग चुका था। इसकी बात सुनकर सरगोशियाँ शुरू होगी, जबकि सामने वाले ने इसका बच्चे से जायज़ा लेकर कहने लगा, तुम्हारा साइज़ देखकर और इसे तुमसे शादी नहीं बल्कि तुम्हें गोद लेना चाहिए था। जब हाँ समारा का मुंह खुला रह गया, वहीं इसके गिर्द मौजूद लोग हंसने लगे। वो जो आप सोच रही थी जब किसी ने इन दोनों को मुखातिब किया। डॉक्टर मैक्स, मिसेस ऑन, आई एम रियली सॉरी। डॉक्टर कार्ला ने इससे माफ़ी मांगी। डॉक्टर मैक्स यहाँ के काबिल डॉक्टर हैं। मुसलसल 24 घंटे से यहाँ, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। मैं इनकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। जबकि वो कंधे उचकाकर वहाँ से चला गया। कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? बहुत बुरा। ऐसा क्यों? वो बच्चे मुझसे नहीं देखे जाते। समारा ने कॉफ़ी वाला किस्सा फरामोश करना बेहतर जाना। तभी तुम्हें वहाँ भेजा ताकि तुम इसे संजीदगी से करो। ठीक है ऑन, मैं आपको शर्मिंदा होने नहीं दूँगी। वो एक मशहूर इटालियन रेस्टोरेंट में बैठे डिनर कर लेते। फाइनली लाइट आ गई, लेकिन मच्छर अब तक अच्छा खासा डिनर कर चुके हैं। समारा ने आके बढ़कर कुछ उठाना चाहा तो इसके बाजू से टकराकर पानी का ग्लास ज़मीन पर गिर गया। कुछ पानी समारा पर भीग गया। ओफो, करीब खड़ा बैरा ये देखकर आगे बढ़ा। बैरा नैपकिन हाथ में पकड़े समारा की तरफ आया और हाथ बढ़ाकर इसके कपड़े साफ करने लगा तो समारा ने अपनी उंगली से इसका हाथ छूकर इसे पीछे कर दिया। मैं खुद कर लूँगी।
इसकी बात सुनकर बैरा नरमी से इसकी तरफ मुस्कुरा दी। जवाब में वो भी मुस्कुरा दी। अपने कपड़े साफ करके इसने ऑन की तरफ देखा तो वो गैज़ो गज़ब की तस्वीर बने समारा को देख रहा था। तू क्यों मुस्कुराई बीबी? समारा को समझ ना आया कि ऑन को क्या हुआ। इसने इशारे से बैरे को बुलाया और इसे बिल अदा करके रवाना कर दिया। खुद उठकर बाहर चल दिया। समारा को इसका गुस्सा समझ ना आया पर वो भी खामोशी से इसके पीछे चल पड़ी। तेरे तो कपड़े तो साफ कितना होने थे, उन्हें गुस्सा नहीं चढ़ना। माहौल में मौजूद खामोशी तलखी डायको को भी महसूस कर रहा था, इसलिए खामोशी से गाड़ी चलाता रहा। जब समारा से तलखी बर्दाश्त न हुई तो इसने अपना रुख ऑन की तरफ किया। ऑन आप? अभी इसने इतना ही कहा था कि ऑन ने बेरहमी से इसकी थोड़ी को जकड़ ली। एक लफ्ज़ भी नहीं समझी तुम, एक लफ्ज़ भी नहीं। ये कहकर ऑन दोबारा खिड़की से बाहर देखने लगा, जबकि समारा इसके रवैये की सख्ती और पकड़ को अभी भी महसूस कर रही थी। ऑन ने समारा को खौफजदा कर लिया था। एक लम्हे के लिए इसका दिल था वो गाड़ी से कूद कर भाग जाए। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारा नावल की आज की एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। कैसा लगा नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। ओए नहीं, रुक जाओ। अल्लाह हाफिज़ नहीं, कमेंट सेशन रह गए तो पागल हो गई, मेरा दिमाग ना हिल गया। कमेंट सेशन रह गए, कमेंट सेशन करके तो फिर सचाने ताड़े को लोग कल कमेंट सेशन तो कर लिए। मानो डॉल नाइस है, फिर बच्चों के साथ बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू वेरी मच डियर। सुभान मलिक नाइस, थैंक यू। अल्लाह जी, मच्छर काट गया मेरे पर, वो हो रहा है वहाँ पे ना, दाना बन गया और मुझे इरिटेशन सी हो रही है। टीआर व्लॉग ज़बरदस्त एंडिंग, लवली स्टोरी, थैंक यू वेरी मच। इमरान अली वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे और आपको हमेशा खुश रखें, आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया दुआओं के लिए। हुरब को बहुत सा प्यार। आज भी आपने हुरब से बात नहीं कराई, नाइस नावल, थैंक यू यार। हुरब से इस तरह से नहीं बात हो सकी, कल हुरब लोगों ने तंग इतना किया हुआ था, फिर मैं उन लोगों के सामने बस इस तरह से रिकॉर्डिंग हुई है। जब मैंने सोचा था एंड पे आप लोगों की बात कराऊंगी हुरब से, लेकिन तब हुरब चली गई थी या पता नहीं इधर बिज़ी हो गई थी, फिर मैंने उसको बुलाया ही नहीं। तो आज उनके सामने मुझे रिकॉर्डिंग करने का टाइम नहीं मिला। आज थोड़ी सी आजकल ना मेरे ना ज़रा घर में ना थोड़ी सी टेंशन हुई हुई है। तायब की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है, उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। आप लोग उनके लिए दुआ करें, अल्लाह पाक खैर कर दे, अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता करें। तो मैं उधर गई हुई थी, मैं वहाँ से काफ़ी लेट आई हूँ, तो इस वजह से मैं रिकॉर्डिंग भी लेट कर सकी हूँ। बच्चे शामो शाम ही घर चले गए थे अपने ना टाइमली। तंग बहुत करते, इब्राहिम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हुआ पड़ा है, पीछे बीमार हो गया था थोड़ा सा, उस पर से इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा हुआ पड़ा है। तो बस ज़िद्द, इतनी ज़िद्द करता है, नहीं तो इतनी कभी नहीं उसने की थी। तो बस वो फिर ना बच्चे बस ऐसे तंग करते, फिर उनकी मम्मा उनको टाइमली घर लेके चली गई थी। आज दोबारा जब आएंगे ना, हो सकता है कल चक्कर लगाएं, तो दोबारा जब आएंगे तो मैं आप लोगों की बात करवा दूँगी हुरब लोगों से। शेलो, ओ सच अ स्वीट लिटिल गर्ल टॉकिंग बिहाइंड यू, वो जुमर थी, थैंक यू। लॉट्स ऑफ लव टू हर, आई लव द वे यू टॉक, गुड नावल, थैंक यू वेरी मच डियर। सायरा रियाज, नावल का रिज़ल्ट ऑल इज़ गुड वैन एंड इज़ गुड, सब कुछ ठीक हो गया, गलत फहमी दूर होगी, अच्छा नावल है, थैंक यू वेरी मच सायरा। जुल्फ़िशा ख़ान, हैप्पी एंडिंग, बहुत अच्छा, बस सब ने अच्छा, मेरे को तो हीरो ही लगा इसमें। चावला टाइप का, चावला टाइप क्या होता है? चवल टाइप होता है ये, चावला टाइप, शायद आपने चावल लिखा हो, लेकिन अच्छा लगा तो फिर चावल कितना हो सकता। अब हम कोई दूसरी स्टोरी का वेट करेंगे। जी बिल्कुल, आपको करना चाहिए। मैं एक नावल बताऊं प्लीज़, इस पर वही पढ़ना, बहुत ही अच्छा नावल था, लगा था वो मेरे को, झील के उस पार, इसमें हीरो का नाम है अब्बास, प्लीज़ यही पढ़ना। चले इंशाल्लाह, झील के उस पार नहीं, मेरा ख्याल धुंध के उस पार या कुछ इस तरह का नाम है। बाकी इंशाल्लाह ट्राई करेंगे वही पढ़ने की, लेकिन अभी मैं कमेंट लेट पढ़ रही हूँ। नावल की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, बस ये वाला नावल जब एंड होगा ना तब आप मुझे याद करा देना, फिर इंशाल्लाह वो रीड कर लेंगे, ठीक है। मीर खान, वालेकुम अस्सलाम डियर सिस्टर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग थी। हरम कितनी मासूम है बेचारी, उसकी मामी कितनी ख़राब है थी, जिस तरह उसको ड्रेस दे रही थी हरम को कि उसके बेटे को यही सब पसंद है। बहुत ही जहर लगी मुझे लीद, छोरा इंसान रात को हरम के रूम तक भी आ गया, और फिर हीरो साहब और हीरोइन की टकराओ, ये वजदान भी ना हरम को परेशान कर रहा था। फिर उसके निकाह पर वजदान का आना और निकाह का ड्रामा करना, वजदान भी अच्छा नहीं है। मैनू तो आप उसको शुरू तो कोई भी चंगा नहीं लगा सी। वैसे आपने सारा नावल आज इकट्ठा पढ़ा सुना।
ईशा गुज्जर, आपकी आवाज़ मेरी कज़न जैसी है और जब आप पंजाबी बोलते हो तो सेम उस जैसी आवाज़ लगती है, सेम। अच्छा, हो सकता है रिजेम्बलेंस हो, लेकिन मेरी ईशा गुज्जर नाम की कोई कज़न नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। मीर खान, हाय अल्लाह, आपको नहीं कहा मीर खान, ये मेरे जो दाना निकला ना इतना पैड़ा, उस मच्छर को बोला, नैश को। सिस्टर अरीज नावल एपी बहुत ही ज़बरदस्त थी। ये वजदान ठीक नहीं कर रहा हरम के साथ, इस सब में उसका क्या कसूर? अच्छा हुआ जो निकाह ही कर लिया, नहीं उसको क्या फ़र्क पड़ता है इस सब से। वजदान की आनी परी बेचारी, उसकी बेटी को कुछ फ़िक्र नहीं होती अपनी मामा की। वजदान की मामा बहुत प्यारी हैं। और आप भी सही कह रही हैं, सिकंदर शाह जैसा घटिया हीरो मैंने नहीं देखा। उसने तो जुल्म की इंतहा कर दी बेचारी मासूम सी आबरू पर। कोई ऐसा एपिसोड ना गया होगा जिसमें उसने आबरू को थप्पड़ ना मारो। ते होर कि उन्हें ते आबरू ने तबला ही बजाया ऐसी आए गए ते चंडा एक चंड जिद्दां दवाई नहीं देई दी सुबह दोपहर शाम, उद्दा आबरू ਨੂੰ चंडा मिलदियां सी सुबह दोपहर शाम। ते उस तो बाद घटिया सी जामिन, बल्कि दोनों दे मेरे ख्याल इक्को ही लेवल सी। आप ढूंढ ढूंढ के जालिम हीरो वाले नावल अपलोड करती रहे, मुझे पसंद है, बस हीरोइन की टक्कर की हो, मुंह तोड़ जवाब दे जो। जी, अब वाला भी जालिम हीरो वाला ही है जो अभी स्टार्ट किया हमने। ओवरऑल एपिसोड बहुत ही मज़े का था, बहुत मज़ा आया सुनकर। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। मीर खान, वालेकुम अस्सलाम। एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत मज़ा आया सुनकर। यार परी के साथ बहुत बुरा हुआ, ये वजदान भी ना कितना उनको परेशान कर रहा है। अच्छा बच्चा छोड़ के चली के पता चलेगा वजदान को, उसी मासूम किसी को मालूम नहीं सिवाय उसकी मामा और उसके मामू को। फिर वजदान को हरम मिल भी गई, पर उसने उसकी दोस्त के घर भी खरीद लिया। पैसे रोब जमा रहे सी चवल जी ना होवे थे। फिर हरम का चुपचाप जाना, जिस पर वजदान को पता चल जाता। ओवरऑल एपिसोड बहुत ही मज़े का था, मज़ा आया सुनकर। अल्लाह ब्लेस यू सिस्टर, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। मानो डॉल, यार प्लीज़ मेरे हो तुम बाय वफ़ा रियासत का नावल रीड कर दो प्लीज़। वफ़ा रियासत में तो ना ही पहली बारी सुने, मैं देखूँगी अगर कोई मिले मैनू तो। हसन साजिद बहुत अच्छा है, थैंक यू। अब्दुल्ला एम, अच्छा है नावल, थैंक यू। मीर खान, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, बस आज मच्छरां दी बड़ी सताई हुई हैं। नावल बहुत ही मज़े का था, बहुत मज़ा आया सुनकर, दिल खुश कर दिया हरम ने वजदान को सुनाकर। फिर हरम को उसका लेटर मिलना, वो उसको पार्क में बुलाता है, फिर दोनों में सब कुछ ठीक हो जाता है। परीक्षा भी समझ आती है, लेकिन उल्टी खोपड़ी की औरत कहाँ समझ गई। पहुँच गई इन दोनों के पास। वो हरम को मारना चाहती थी, लेकिन वजदान सामने आ जाता है। फिर वजदान का एक्सीडेंट हो जाना अच्छा हुआ, हॉस्पिटल से सामान को भी हगा दिया हरम ने। हाशिम और परी के बीच सब कुछ ठीक हो गया, हरम और वजदान भी घर वापस आ जाते हैं। दोनों को समन की शादी का पता चलता है, फिर दोनों बहुत खुश होते हैं। वैसे आपस की बात है, खुश क्यों ना होते, रास्ते का कांटा जो हट गया तो होर की वो तो हो भी, उस वलीद ना रही। समन उन दोनों से भी माफ़ी मांगती है, दोनों माफ़ भी कर देते हैं। वलीद और उसके पेरेंट्स भी हरम से माफ़ी मांगते हैं, हरम है ही क्यूट, सबको माफ़ कर देती है। हैप्पी एंडिंग थी, बहुत मज़े का था नावल, ज़बरदस्त। नेक्स्ट नावल कौन सा होगा जी? नेक्स्ट नावल भी जालिम हीरो बेस्ड ही है, जो अभी आज हमने स्टार्ट किया। हुरब लोग की छुट्टी होगी क्या? नहीं, हुरब को छुट्टियाँ नहीं हुई, वीकेंड है और उनका घर हमारे घर के बिल्कुल पास है, मतलब एक गली का डिफरेंस है। तो हुरब की दादों की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, वो हॉस्पिटलाइज है। तो इस वजह से फिर उनकी मम्मा जब हॉस्पिटल जाती है ना, तो वो बच्चों को इधर छोड़ जाती है। तो इस वजह से बच्चे रोज़ाना ही होते हैं यहाँ पे तकरीबन। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे और आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़ जी। तो गाइस कमेंट सेशन भी ख़त्म हुए, मेरे दाबू के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और अपना करम करते हैं। वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, बहुत ज़्यादा देखा नहीं जाता इतनी तकलीफ़ में है वो, तो आप उनके लिए स्पेशल उनको अपनी दुआओं में याद रखें, ठीक है। मुझे भी इजाज़त है, मैं चलती हूँ। आप लोगों को एपिसोड देनी है तो मैं ज़रा कोई हाथ धोऊँ, कोई चीज़ लगाऊँ, मेरे बहुत ज़्यादा वो हो रही है, ईचिंग हो रही है, काट लिया मच्छरों ने। तो मुझे भी इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़ जी।